ओके, पहला क्वेश्चन है वन लाइनर्स में। विलास में प्रत्यय क्या है? विलास, विलास में क्या प्रत्यय है? विलास क्या प्रत्यय होगा? आस, आस प्रत्यय, विला धन आस, विलास। दूसरा है गवीश में कौन सी संधि है? गवीश, गवीश में कौन सी संधि है? गवीश, गवीश, गवीश कौन सी होगी? गवीश, गवीश, गवीश में यण होगी ना, वो आ रहा है बीच में, गे धन ईश, गवीश, गे धन ईश, गवीश, लेकिन बीच में वो आ गया यवर, इसका वो है यो व रो, अगर शॉर्ट में आएगा बीच में कहीं पे जहां पे संधि टूट रही है तो वहां पे हो जाएगी यण संधि। नेक्स्ट, अगला, अगला क्वेश्चन है, यदि वह सतर्क रहता तो दुर्घटना नहीं होती। इस वाक्य में कौन से काल, ये वाक्य कौन से काल का उदाहरण है? यदि वह सतर्क रहता, सतर्क रहता तो दुर्घटना नहीं होती। यदि वह सतर्क रहता तो दुर्घटना नहीं होती। यदि वह सतर्क रहता तो दुर्घटना नहीं होती में कौन सा काल है? हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भूतकाल, भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय, अव्यय, अव्यय क्या होता है? अव्यय, अव्यय, अव्यय ऐसा शब्द जिस पर किसी भी लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अव्यय कहलाता है। लिखना, अव्यय लिंग, वचन, पुरुष, पुरुष, कारक आदि का जिस शब्द पर, जिस शब्द पर प्रभाव न पड़े क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, न्यूजीलैंड के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? न्यूजीलैंड के मूल निवासी, वहां की जनजाति भी बोलते हैं ना हम, न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी, माओरी, माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में रहती है, माओरी जनजाति, माओरी जनजाति। माओरी जनजाति के लोग दक्षिणी आल्प्स जो न्यूजीलैंड में विस्तृत है, न्यूजीलैंड में एक पर्वत श्रेणी है, जैसे आल्प्स हम यूरोप में पढ़ते हैं उसी तरह न्यूजीलैंड में दक्षिणी आल्प्स है, आल्प्स पर्वत, उसको वो क्या नाम देते हैं? उसके पर्वत है एक माउंट कुक। माउंट कुक किस देश में है? माउंट कुक न्यूजीलैंड में है। उस पर्वत को माओरी जनजाति के लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? आरंगो, आरंगो, आरंगो कहते हैं, आरंगो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, विश्व की दक्षिणतम राजधानी न्यूजीलैंड की ही है, वेलिंगटन, वेलिंगटन, वेलिंगटन विश्व की दक्षिणतम राजधानी ये है, देखो यहां पे आएगा, ये है क्या? न्यूजीलैंड, और इसकी ही दक्षिणतम राजधानी, इससे नीचे कोई राजधानी नहीं है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, राज्य में कौन सा वाद्य यंत्र डमरू के समान होता है और मांगलिक कार्य और जागर के अवसरों पर बजाया जाता है? राज्य में, बहुत बढ़िया, डोर, डमरू के समान होता है और मांगलिक अवसर पे बजाया जाता है। किसने बताया था? मांगलिक अवसरों पे बजाया जाता है, तो डोर हो गया, दे रहा हूं अभी टॉपिक, ठीक है, डोर डमरू के समान होता है, मांगलिक अवसर पे बजाया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, करतरपुर के कुणिंद राजवंश की सत्ता किसने उखाड़ फेंकी थी उत्तराखंड में? उत्तराखंड में डमरू के समान डोर होता है, उत्तराखंड में करतरपुर, एक करतरपुर, 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 कार्तिकेयपुर से बिगड़ा हुआ रूप पहले का, करतरपुर राजवंश कहते हैं उसे। तो उस राजवंश का संहार, उसको, उसकी सत्ता किसने उखाड़ के फेंकी थी उत्तराखंड में? करतरपुर राजवंश, करतरपुर राजवंश, उसकी सत्ता किसने उखाड़ फेंकी थी राज्य में, उस राजवंश की? नागों ने, नागों ने, नागों ने, नाग जाति निवास करती थी। यह हमें जानकारी कैसे पता चलती है उत्तराखंड में नाग जाति निवास करती थी? हम देखते हैं कि यहाँ पे बेरी नाग है, ठीक है, यहाँ कई सारे नाग मंदिर हैं, पेड़ी नाग, बेरी नाग, तो ये नागों की, नागों का साम्राज्य विस्तृत था, नाग जाति थी, ऐसा नहीं था कोई नाग था, नाग वंश था एक। तो नागों ने उखाड़ फेंकी थी 5वीं सदी के उत्तरार्ध में, 5वीं सदी उत्तरार्ध, 5वीं सदी के उत्तरार्ध में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट एसोसिएशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा पृथक राज्य की मांग को लेकर, पृथक, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा, ऑल इंडिया स्टूडेंट, बहुत ही शॉर्ट में लिखना है, केवल आपको समझ में आया आपने क्या लिखा है, ठीक है, कुछ वो नहीं करना है, इससे प्रदर्शनी नहीं है ये, बहुत स्वच्छता अभिलेख वाली, अपना समझने लायक लिखो बस। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा कब अलग राज्य की मांग को लेकर गढ़वाल में 900 किलोमीटर की पदयात्रा की गई? 900 किलोमीटर की यात्रा, 900 किलोमीटर यात्रा कहां? गढ़वाल में। किसने?
ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा किस वर्ष की गई? 1984। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसी नगर पालिका के भंग हो जाने पर कितने दिन के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है? कोई नगर पालिका अगर भंग हो जाए तो उसके कितने, हाँ बोलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 6 मंथ। 6 मंथ, 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है। पंचायती राज में आपने समझा था ये डिटेल में, 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक होता है कोई नगर पालिका अगर भंग हो जाए तो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को सीधे उच्च न्यायालय में ले जाने की व्यवस्था है? संविधान के किस संशोधन द्वारा? संविधान संशोधन, शॉर्ट में लिखना, संविधान संशोधन द्वारा निर्वाचन संबंधी सभी विवाद, हालांकि अगर निर्वाचन कराना है तो उसके लिए उच्च न्यायालय जिम्मेदार नहीं है, लेकिन निर्वाचन में कोई त्रुटि हो गई उसके लिए फिर कहां जाएगा मामला? हाईकोर्ट में जाएगा। हाईकोर्ट इस पे हस्तक्षेप ना करे, इसीलिए तो राज्य चुनाव आयोग बनाया गया ना। आर्टिकल 243 के, संविधान का अनुच्छेद 243 के क्या बात करता है? निर्वाचन आयोग की बात करता है राज्य के अंदर। ये केवल उत्तराखंड के लिए नहीं है, भारत के ही परिप्रेक्ष्य में आर्टिकल 243 के, संविधान का अनुच्छेद 243 के बात करता है निर्वाचन आयोग होगा, ठीक है, ताकि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा जा सके। लेकिन अगर इस व्यवस्था के दौरान जब चुनाव हो रहा है, अगर कोई भी त्रुटि, कोई भी गड़बड़ी पकड़ी जाती है चुनाव संबंध में, तो वो सीधे विवाद कहां जाएगा? वो जाएगा हाईकोर्ट। गड़बड़ हो गई तो चुनाव में, अब ये हाईकोर्ट जाएगा। लेकिन किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ऐसा किया गया कि संविधान के किस संशोधन द्वारा ऐसा किया गया कि निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को सीधे उच्च न्यायालय में ले जाने की व्यवस्था की गई? कौन सा संशोधन? 19वां संविधान संशोधन। 19वां संविधान संशोधन। जल्दी से 243 के भी लिख लो साथ में। 243 के क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग। 243 के राज्य निर्वाचन आयोग। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग कहूंगा तो 324, आर्टिकल 324, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। मुख्य चुनाव आयुक्त तो होता है केंद्र में, उसी तरह राज्य में भी होता है, लेकिन केंद्र के लिए अलग है 324 और राज्य के लिए है 243 के। नेक्स्ट अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए एक अनुच्छेद, किस संविधान, सुन लो पहले एक बार, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए एक अनुच्छेद 394 ए में हिंदी भाषा में संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ का उपबंध है? संविधान को हिंदी में ट्रांसलेट करने का उपबंध, मतलब राष्ट्रपति का पावर है कि वो संविधान को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकता है। वो किस अनुच्छेद के तहत? वो 394 ए। लेकिन ये किस संशोधन द्वारा लाया गया? 56वां संशोधन। लिख देना, 56वां संशोधन उपबंध करता है कि राष्ट्रपति के प्राधिकार के अधीन प्रकाशित अधिनियम है यदि राष्ट्रपति जो भी क्या कहते हैं अधिनियम प्रकाशित करेगा उसका हिंदी में अनुवाद प्रामाणिक माना जाएगा। राष्ट्रपति कहेगा कि ट्रांसलेट करना है, कोई अधिनियम आया, मानो कोई अधिनियम आया, जैसे अभी वो आया है अभी नारी वंदन अधिनियम, है ना, नारी वंदन अधिनियम आया 33% आरक्षण। अब राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति उसको मंजूरी देगा, उसके बाद अगर उसको ट्रांसलेट करवाएगा हिंदी में पूरा का पूरा, और राष्ट्रपति द्वारा वो निर्गत होगा तो वो हिंदी में भी उसकी एक कॉपी रखी जाएगी। अब कोई भी कर सकता है ऐसे तो हिंदी में ट्रांसलेट, लेकिन वो सबका मान्य नहीं होगा, केवल राष्ट्रपति का मान्य होगा जो ट्रांसलेट करवाएंगे राष्ट्रपति जी हमारे। तो वो आर्टिकल 394 ए के तहत करवाते हैं और 56वां संशोधन है वो हिंदी में ट्रांसलेट कराने का, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसमें उपबंध है कि राष्ट्रपति के प्राधिकार के अधीन प्रकाशित अधिनियम आदि का हिंदी अनुवाद प्रामाणिक समझा जाएगा? किस अधिनियम, किसमें है ये उपबंध? ये तो अनुच्छेद हो गया, चलो किसमें है ये उपबंध? राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा अधिनियम 1963। ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति के प्राधिकार के अधीन प्रकाशित अधिनियम आदि का हिंदी अनुवाद प्रामाणिक समझा जाएगा। राजभाषा अधिनियम 1963 का राजभाषा अधिनियम, और अनुच्छेद कहा जाएगा तो 394 ए, और ये 56वां संविधान संशोधन है। उत्तराखंड की रश्मि शर्मा का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है? रश्मि शर्मा का संबंध, रश्मि शर्मा कथक नृतक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बिनसर वन्यजीव विहार कहां है ये?
अल्मोड़ा में है। कब बना था? 1988, 1988 में बना था। इसका क्षेत्रफल है 46 किलोमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल है 46 किलोमीटर स्क्वायर। विंसर वन्यजीव विहार 1988, अल्मोड़ा 46 किलोमीटर स्क्वायर, विंसर वन्यजीव विहार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, आर्टिकल 214, ठीक है, 214, 237। तो उत्तराखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश थे ए देसाई, अशोक अभ्यंकर देसाई, देसाई। और उच्च न्यायालय का प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 214, आर्टिकल 214। यह हाईकोर्ट का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट का है 124, आर्टिकल 124 में प्रावधान है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? हिंदी का जन्म किस भाषा से हुआ है? संपाप्रा अपही, संपाप्रा अपही, बोलो संप्रापा अपही, संप्रापा अपही, संप्रापा अपही, संप्रापा अपही, संप्रापा अपही। संस्कृत पाली संपापा, संपाप्रा अपही, संप्रापा अपही, संपाप्रा अपही, संपाप्रा, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। ठीक, ये क्रम है हिंदी भाषा के विकास का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मानक हिंदी से क्या आशय है? मानक हिंदी क्या होती है? मानक हिंदी, मानक हिंदी, मानक हिंदी क्या होती है? मानक हिंदी क्या होती है? साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, साहित्यिक, साहित्यिक पुस्तकों की भाषा क्या कहलाती है? साहित्यिक पुस्तकों की मानक हिंदी कहलाती है। साहित्यिक पुस्तकों की भाषा मानक हिंदी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक कार्यों में मूल दस्तावेज को किसी अन्य अधिकारी विभाग को भेजने, सूचित करने या वापस लौटाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक संक्षिप्त विलेख प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखो प्रशासनिक कार्यों में क्या आया है, जैसे मेरे को किसी का लेटर आया, सुन लेना, लिखिए मत, इसे छोड़ दीजिए। प्रशासनिक कार्यों में मूल दस्तावेज को किसी अन्य अधिकारी विभाग को भेजने, सूचित करने या वापस लौटाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक संक्षिप्त विलेख प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पृष्ठांकन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति, फ्रांस में क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति, बहुत बढ़िया, 5 मई 1789, 1789 में। और तब वहां का शासक कौन था? लुई 16 वहां का शासक था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 5 मई 1789 में हुई थी। और इसी फ्रांस की क्रांति से प्रेरित था हमारा टीपू सुल्तान। मैसूर का युद्ध आपने पढ़ा हुआ है ना, मैसूर युद्ध। तो टीपू सुल्तान पे आरोप भी तो लगाए गए थे कि वो फ्रांस से वो सब सीख रहा है करके। तो फ्रांस की क्रांति से बहुत ज्यादा प्रभावित था और अपने को नागरिक टीपू का कहता था वो, टीपू सुल्तान, अपना नाम ही उसने नागरिक टीपू रखा था उसने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मैग्ना कार्टा, जिसे ग्रेट चार्टर भी कहा जाता है, कब प्रस्तुत किया गया था? मैग्ना कार्टा कब प्रस्तुत किया गया था? ग्रेट चार्टर भी कहते हैं इसे, मैग्ना कार्टा। 15 जून 1215 कृषकों के अधिकार के लिए इंग्लैंड के शासक जॉन द्वारा जारी किया गया था मैग्ना कार्टा। 15 जून 1215, किंग जॉन कहां का? इंग्लैंड का। कृषकों के अधिकार के लिए इसने ये जारी किया था। तो इसीलिए हम अलग अलग चीजों में मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 को हम मैग्ना कार्टा कह देते हैं, संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कह देते हैं, संविधान का मैग्ना कार्टा। इसके अलावा हम शिक्षा का मैग्ना कार्टा, चार्ल्स वुड डिस्पैच का एक्ट 54 1854 का, चार्ल्स वुड डिस्पैच का शिक्षा का मैग्ना कार्टा कह देते हैं। तो अलग अलग चीजों में यूज होता है। अगला क्वेश्चन था, किस सूफी संत का विचार था कि संगीत ईश्वर के समीप जाने का साधन है? संगीत बराबर ईश्वर। किस संत का ऐसा विचार था कि संगीत जो है ईश्वर के समीप जाने का साधन है? किस एक बहुत इंपॉर्टेंट सूफी संत का विचार था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मंगोल आक्रमण चंगेज खान द्वारा कब किया गया? मंगोल आक्रमण विफल कर दिया था इल्तुतमिश ने इसके आक्रमण को भी। भारत में प्रथम मंगोल आक्रमण कब और किसने किया था? चंगेज खान ने किया था मंगोल आक्रमण। तो चंगेज खान 1221 ईस्वी। नेक्स्ट, आदिवासियों के लिए सबसे पहले आदिवासी शब्द किसने यूज किया? आदिवासियों के लिए आदिवासी शब्द किसने? ज्योतिबा फुले। महाराष्ट्र के थे ये ज्योतिबा फुले। फुलवारी वाला काम होता था इनका, इसीलिए फुले इनकी कास्ट पड़ गई। तो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले इनकी पत्नी थी, शिक्षाविद थी सबसे पहली। और ज्योतिबा फुले ने एक पुस्तक भी लिखी, गुलामगिरी इनकी बुक है, गुलामगिरी।
ज्योतिबा फुले। तो इन्होंने ही दिया था नाम आदिवासियों के लिए आदिवासी शब्द। अगला क्वेश्चन है, राज्य में किस जिले में सर्वाधिक सीसा पाया जाता है? सीसा, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में सर्वाधिक सीसा पाया जाता है। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक सीसा पाया जाता है? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन है, राज्य के संदर्भ में हिमालयन पाइका नाम से एक प्रसिद्ध जीव, हिमालयन पाइका एक जीव मिलता है उत्तराखंड में, हिमालयन पाइका कहते हैं उसे, हिमालयन पाइका। हिमालयन पाइका ये जीव जो है इस मतलब इस वास्तविक रूप से कैसा है ये दिखने में? ये एक पूंछ कटा हुआ बिना पूंछ का चूहा है, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ वाला चूहा, बिना पूंछ वाला चूहा, हिमालयन पाइका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला योग ग्राम कौन सा है? हिमालयन पहला योग ग्राम, अच्छा राज्य का पहला योग ग्राम, उत्तराखंड का पहला योग ग्राम पवलिया गांव रुद्रप्रयाग, पवलिया ग्राम रुद्रप्रयाग, पवलिया ग्राम रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला आरोग्य शहर, राज्य का पहला आरोग्य शहर ऋषिकेश। अगला क्वेश्चन, भक्त दर्शन ने किसकी तुलना रविन्द्रनाथ टैगोर से की है? भक्त दर्शन लेखक है बहुत बड़े उत्तराखंड के, भक्त दर्शन ने किसकी तुलना रविन्द्रनाथ टैगोर से की है? रविंद्रनाथ टैगोर से की है। जैसे आप रविन्द्रनाथ टैगोर को जानते हैं ना, रामगढ़ में आए थे, उत्तराखंड में रामगढ़ में आए थे और यहीं पे उन्होंने अपनी गीतांजलि के कुछ अंश भी लिखे थे, यहीं से उन्हें मतलब वो मिली थी, प्रेरणा मिली थी, रामगढ़ आए थे वो। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, और शिवानी का नाम, गौरापंत का नाम शिवानी किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, नोबेल पुरस्कार 1913 साहित्य का पहला मिला था उन्हें, ठीक है। तो वही रविन्द्रनाथ टैगोर, इनसे तुलना की थी किसकी? तारादत्त गेरोला की। किसने? भक्त दर्शन ने। तारादत्त गेरोला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल में किस रानी का समयकाल ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल कहा जाता है? ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल, किस रानी का काल? वैसे ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल हम कहेंगे या ब्लैक पीरियड ऑफ उत्तराखंड हम कहेंगे तो गोरखों का शासनकाल कहेंगे, लेकिन किस रानी का अगर आ गया तो ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल किस रानी के शासनकाल को? जिया कनक देई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 1857 के विद्रोह नेताओं में से किसका नाम डंका शाह नाम से प्रसिद्ध हुआ था? 1857 क्रांति, देखो 1857 क्रांति डंका शाह उपनाम 1857 क्रांति डंका शाह उपनाम किसका था? मौलवी अब्दुल्ला शाह, मौलवी फैजाबाद अयोध्या से इन्होंने नेतृत्व किया था विद्रोह का। फैजाबाद अयोध्या।